ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स में साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बेटा आवाज़ आ रही है मेरी, देखना। हाँ जी सर। ठीक। मॉर्निंग सर। तो बेटा अब जो हमने काम करना है उसका नाम है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में है, और केयरफुल रहना, मास्टर कैडर में साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे 100% एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। साइज ऑफ द न्यूक्लियस में सबसे पहला पॉइंट जो हमें करना है वो है न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस तो बाय एक्सपेरिमेंट ये हमने फाइंड कर लिया कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो एटॉमिक मास नंबर जो है एटम का, उसकी पावर 1/3 पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मास नंबर की पावर पर कितना डिपेंड करता है? 1/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि r³ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3। दोनों में से कोई भी फॉर्म लिख लो, एक ही मतलब है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम यहाँ पे हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा r0। कांस्टेंट आ जाएगा एक r0, और इस r0 की वैल्यू होती है, वैल्यू भी पूछ सकते हैं r0 की, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और -15 मीटर को आपको पता है क्या बोलते हैं? फर्मी मीटर, FM। तो ये हो गया रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोपोर्शनैलिटी पूछे तो ऐसे, एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर एक की गिवन हो, है ना, एक न्यूक्लियस की रेडियस गिवन और एक की पूछ रखी हो तो रेशो ले लेंगे। तो इफ रेडियस ऑफ वन न्यूक्लियस इज गिवन, and the question is about for another nucleus radius, तो आप ये फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हो, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 रेज टू पावर 1/2। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एक की रेडियस गिवन हो और दूसरे की रेडियस पूछ ली। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये जो डाटा है ये इसी तरह का मिलेगा जिसमें आप क्यूब निकाल सको। जैसे मान लो A1 आपको 8 दे दें तो A1 रेज टू पावर 1/3 निकालना आसान हो जाएगा, 2 आ जाएगा। या 27 दे दें तो 3 आ जाएगा, या 64 दे दें तो 4 आ जाएगा। तो ये डाटा ऐसा ही मिलेगा जिसका क्यूब बड़ी इजीली आप निकाल सकते हो। दूसरे का फिर आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करके निकाल लो। दूसरा है न्यूक्लियर वॉल्यूम।
न्यूक्लियर वॉल्यूम। न्यूक्लियस को हम नॉर्मली एक सफ़ियर मान के चलते हैं। न्यूक्लियस इज लाइक अ सफ़ियर, किसी भी एटम का हो सफ़ियर जैसा हो, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसा एक सफ़ियर का वॉल्यूम होता है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर की मैं अगर यहाँ वैल्यू यूज़ कर लूँ जो पीछे मैंने आपको बताई है, क्या वैल्यू बताई है, r0 e⁻⁴ का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी 4/3 तो ये वैल्यू बनेगी 4/3 पाई, यहाँ से देखो क्या बनेगा, r0 क्यूब ए। तो ये हो गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट देखो, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी हम सभी को पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब न्यूक्लियर डेंसिटी को लिखते सिंबल ऐसे है, रो से। अब हमारा जो न्यूक्लियस है ना, इसका मास दो तरीके से हम लिखते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, मैं पहले समझा देता हूँ कैसे। देखो, मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स में मास ऑफ द न्यूक्लियस को मास नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास नंबर। और मास नंबर होता क्या है, ए होता है, ए। जैसे वो फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कितना है, 16 है। ऑक्सीजन के लिए ए की वैल्यू कितनी, 16। तो अब आप कहोगे कि ये ए का क्या मतलब है। यहाँ पर ए है नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आप इसे मास, मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इस मास नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, स्मॉल एम। जहाँ पे ये जो स्मॉल एम है, ये किसके बराबर होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो जितना हम मास नंबर लिखते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, स्मॉल एम से। तो वो बन जाएगा आपके पास मास ऑफ द न्यूक्लियस। और जहाँ एम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों के मास जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अप्रोक्सीमेटली दोनों के मास इक्वल होते हैं। तो मैं पिछली स्लाइड में मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या यूज़ कर सकता हूँ, स्मॉल एम डिवाइड बाई ए। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। अभी हमने ये निकाला वॉल्यूम, तो ये वैल्यू बन जाएगी m डिवाइड बाई 4/3 पाई r0 क्यूब। अगर इसे हम ध्यान से देखें इस फॉर्मूला को, तो इसमें ना सारी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, कोई भी वैल्यू वेरिएबल नहीं आ रही। मतलब चाहे मैं ऑक्सीजन ले लूँ, चाहे मैं क्लोरीन ले लूँ, चाहे मैं आयरन ले लूँ, चाहे मैं गोल्ड ले लूँ, चाहे मैं यूरेनियम ले लूँ, एम भी वैल्यू फिक्स होगी। देखो मैंने लिखा है पीछे, एम की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगी। 4/3 की वैल्यू भी वही रहेगी, पाई की वैल्यू भी वही रहेगी, और r0 भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 है। तो हमें ये पता चला कि न्यूक्लियर की जो डेंसिटी है
वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब चाहे मैं ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करूं, चाहे मैं क्लोरीन के न्यूक्लियस की बात करूं, चाहे मैं आयरन के न्यूक्लियस की बात करूं, चाहे मैं गोल्ड के न्यूक्लियस की बात करूं, चाहे मैं सल्फ़र के न्यूक्लियस की बात करूं, चाहे मैं यूरेनियम के न्यूक्लियस की बात करूं, सभी न्यूक्लियस, इन सभी के न्यूक्लियस का साइज़ तो अलग अलग है पर इनकी डेंसिटी सेम है। इन सभी की डेंसिटी क्या है? सेम है। और अगर इस डाटा को सॉल्व कर लिया जाए तो इसकी जो डेंसिटी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर। बहुत हैवी डेंसिटी है ये। 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁻17 किलोग्राम। अपनी अर्थ पर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो। ए क्या चीज है सर? क्या चीज़? ए क्या चीज है? ए मास नंबर, मास नंबर ए, और एम है यहाँ पे मास ऑफ द न्यूक्लियन, चाहे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मान हो। तो मैंने अभी यही समझाया ना, मान लो जैसे ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काउंटिंग का सम कितना है? 16 मास नंबर, और हर एक का मास जो है वो इतना है। तो टोटल मास क्या हो जाएगा? स्मॉल m इंटू ए। तो टोटल मास हो गया m इंटू ए। वॉल्यूम 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। तो ये फॉर्मूला ये बन गया। और अगर इस वैल्यू में आप सारा डाटा रख देते हो, m की वैल्यू को रख देते हो 1.67 इंटू 10⁻27, 4/3 पाई की वैल्यू हमें पता ही है, r0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15। तो ये डाटा ये बनेगा। इसका मतलब क्या है समझो, दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की ले लो, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, समझ लो किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी ले लो, सभी की डेंसिटी सेम आएगी। कितनी आएगी? 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक बार क्या हुआ था, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया था, कहने लगा भी भाई आयरन का जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी ऑफ आयरन न्यूक्लियस वो उसने कुछ दे दी, जैसे एग्ज़ाम में मेरे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ध्यान, लेकिन शायद चलो ऐसे ही मान लो 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम गिवन दे दी थी उसने पर मीटर की। तो उसने फिर पूछा कि बताओ फिर डेंसिटी ऑफ यूरेनियम या फिर कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे डेंसिटी ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस कितनी होगी। तो उसका आंसर क्या आना था? जितनी उसने दे रखी है उतनी ही होगी, क्योंकि सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है। सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है? सेम। समझ में आया? तो जो लेट बच्चे ज्वाइन किए उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। बेटा आज हम कर रहे हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इससे पहले न्यूक्लियर का एक चैप्टर, एक लेक्चर लग चुका है, ठीक है। और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लगाया था मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं उनको लिंक भेज दूंगा उसका। और आज ये दूसरा लेक्चर लग रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स का, और इससे पहले क्वांटम हम कर चुके हैं। क्वांटम में 4 या 5 लेक्चर लगे हैं, और क्वांटम की PDF फाइल भी भेज दूंगा मैं, पर मेरे को मैसेज कर देना तभी भेजूँगा, मैं ग्रुप में नहीं भेज सकता वो। तो इसमें हमने सबसे पहले टॉपिक आज जो किया है वो है न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस ध्यान रखना हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस की पावर 1/3 पर। चाहे तो ऐसे बोल दो, चाहे ऐसे बोल दो, r³ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा r0, और इस r0 की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर इसे 1.2 फर्मी मीटर भी बोल सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है एक कंसेप्ट, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा मास्टर कैलकुलेटर के अंदर। वो न्यूमेरिकल इस तरह से आएगा कि आपको रेडियस एक न्यूक्लियस की दी होगी, दूसरे की पूछ लेंगे। तो आपको पता है जब प्रोपोर्शन इस तरह के कोई फॉर्मूला बनता है और उसमें कुछ एक
वैल्यू दी हो और दूसरे की पूछ रखी हो तो R1/R2 इजिकल टू R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, A1/A2 की पावर 1/3। ये फॉर्मूला यूज़ करना है कब, जब रेडियस ऑफ वन न्यूक्लियस इज गिवन एंड द क्वेश्चन इज फॉर द अनदर न्यूक्लियस रेडियस। और इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप सोचो सर 1/3 पावर कैसे निकालें किसी भी नंबर की, तो आपको डाटा जैसे A1 8 27 64 ऐसे डाटा मिलेंगे जैसे 8 का 1/3 होता है 2, 27 का 1/3 होता है 3, 64 का 1/3 होता है 4। पावर 8 की पावर 1/3 2, 27 की पावर 1/3 3, 64 का समझ गए होगे। 125 की 1/3 पावर कितनी बन जाएगी 5। ठीक है, तो इस तरह से 1/3 पावर मिलना क्वेश्चन अगर आएगा तो बड़ा इजी क्वेश्चन होगा इसका। इसके बाद मैंने आपको बताया न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम सिंपली न्यूक्लियस एक सफ़ियर की तरह होता है, तो एक सफ़ियर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। आर की वैल्यू जैसे हमने अभी पढ़ी, क्या वैल्यू है आर की, R0 A⁻1/3, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बन गया 4/3 πr0 3 की पावर a। अब इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इस पर भी हो सकता है कि आपको वॉल्यूम पूछ ले, एक का वॉल्यूम गिवन हो, एक न्यूक्लियस का दूसरे का पूछ ले, तो आप इसको सिंपली ऐसे लगा देना, एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम दिया हो और दूसरे का पूछ ले, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने किया डेंसिटी। डेंसिटी भी मैंने आपको सारा रिपीट कर दिया कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है। मास क्या होगा, किसी न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले ये पता लगाओ सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, यानी कि ए पता लगाओ कितने हैं। उस ए को स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे स्मॉल एम है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये ओवरऑल मास ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अभी हमने किया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी निकल जाएगी। डेंसिटी की वैल्यू एक ऐसा नंबर बन रहा है जिसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट है। m कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और R0³ भी कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड किया, तो मैंने जब सारा डाटा इसमें पुट कर दूँ तो वैल्यू बनेगी 2.38 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप ना सिर्फ इस पावर को ध्यान रख लो बस, आगे वाला नंबर ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर डायरेक्ट डेंसिटी पूछ भी ली तो अगर पावर ध्यान में रहेगी तो भी आप इसका आंसर सही कर दोगे, क्योंकि वो पावर में ही छेड़खानी करेंगे। 16 बना देंगे, 14 बना देंगे, 20 बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, और इसका क्वेश्चन अभी मास्टर कैडर ये 2021 में जो आया हुआ है उसमें न्यूक्लियर फोर्स का क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे पहली बात, न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाउंड करे रखती है। फोर्सेस दैट कीप द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एक ऐसी फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, ये ग्रीन कलर के जैसे मैं प्रोटॉन बना रहा हूँ, और ये रेड कलर में जैसे मैं न्यूट्रॉन बना रहा हूँ, ऐसे होते हैं। अब देखो, सोचने वाली बात ये है कि प्रोटॉन जो है इन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, लेकिन फिर भी ये एक छोटी सी जगह के अंदर बंद हैं। यानी ये एक ऐसी फोर्स से बाउंड हुए पड़े हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब आपके ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया कि जो भी 2021 ये जो अभी जनवरी में पेपर हुआ था मास्टर कैडर का, उसके अंदर एक क्वेश्चन तो यही था कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन फिर भी
वो रिपेल करने की बजाय न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो किस वजह से होता है? तो आप कहोगे वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। अब न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर पूछ ले जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ और उन्हें ना माइंड में अच्छे तरह से बिठा लेना, क्योंकि हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ ले। हो सकता है क्या मतलब, नॉर्मली हर एग्जाम में अगर आप देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान आंसर रखना है। न्यूक्लियर फोर्स था उसका। कैसे? उसका आंसर न्यूक्लियर फोर्स था। समझ में नहीं आया बेटा, दोबारा बोलना। उसका आंसर न्यूक्लियर फोर्स था। हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स भी दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होती है वीक। ये जो आपस में बाउंड है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स की क्या खासियत है? न्यूक्लियर फोर्स की सबसे पहली खासियत है ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये ज़्यादा दूर तक नहीं लगेंगी, इनकी रेंज फर्मी मीटर तक ही होती है, 10⁻⁻15 मीटर तक। यानी कि एक अगर आपके पास प्रोटॉन है जैसे ये, तो ये अपने चारों तरफ सिर्फ 10⁻15 मीटर तक ही फोर्स लगा पाएगा। अगर कोई प्रोटॉन इससे ज़्यादा दूर रखा हुआ है तो ये इस पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा पाएगा, फिर ये इसको रिपेल नहीं करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो इसके दायरे में जितने भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आ जाएंगे ये उन सभी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और आपको मैंने अभी लिखवाया है जो न्यूक्लियर का साइज़ है वो भी फर्मी मीटर में ही है। रेडियस ऑफ हमने जो R0 लिखा था वो 1.2 × 10⁻⁻15 था। इसलिए जो न्यूक्लियस का जो इतना कॉम्पैक्ट मतलब इतना छोटा जो साइज़ बनता है वो इसी वजह से बनता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। कोई लॉन्ग रेंज फोर्सेस के मेरे को एग्जांपल बता सकता है जो काफ़ी दूर तक लगती हैं? बताओ। ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जो भी फोर्स 1/r² पे डिपेंड करती है ना वो सारी लॉन्ग रेंज होती हैं। तो चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लो, चाहे आप ग्रेविटेशनल देख लो या मैग्नेटोस्टैटिक देख लो, इन सभी में 1/r² आता है। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है ना इसमें दो चीज़ों का सम आता है, एक R/5 भी आता है और एक R/6 भी आता है। तो ये जो पावर इतनी ज़्यादा पावर पे डिपेंड करती है, जो फोर्स 1/r की इतनी ज़्यादा पावर पे, वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस हो जाती हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखना कि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर की, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यानी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ही नहीं। तीसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछ ले कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस किस वजह से है, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर इन्हीं फोर्सेस की वजह से है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दीज अट्रैक्टिव forces are the are क्या हो गया, चल गया, are responsible for the stability of the nucleus, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस जो स्टेबल है वो इसी फोर्स की वजह से क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती हैं ये वाली फोर्स।
फिफ्थ पॉइंट, ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो चार्ज पे डिपेंड करती हैं। कौन सी? प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चार्ज पे डिपेंडेंट कहाँ हुई? चार्ज पे डिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक चार्ज के को अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो दूसरे को वो रिपेल कर रही हो, या उस पर कोई फिनोमेना ना दिखाए। पॉजिटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल चार्ज को भी अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूट्रल न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। यानी इसका, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर ये सभी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस बात पे डिपेंड नहीं करता भी वो पॉजिटिव है या वो न्यूट्रल है। तो चार्ज इंडिपेंडेंट हो गए ना, इनको चार्ज से लेना देना ही नहीं है इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। और इसका अगर आप सोचो कि सर ऐसे कैसे, क्या ये पॉजिटिव रिपेल नहीं करते, तो आंसर ये है कि हाँ, ये पॉजिटिव रिपेल तो करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उस रिपल्शन को ओवरकम कर देती है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इतनी कम डिस्टेंस में, अगर इनकी डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाए प्रोटॉन और प्रोटॉन में, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की जगह एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कौन सी फोर्स रोल में आ जाएगी इतने कम डिस्टेंस में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रोल में आ जाएगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम कर देगी या उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगी। ठीक है। नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। नॉन सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं? जो सेंटर टू सेंटर लगती हैं। जैसे मान लो एक प्रोटॉन को दूसरा प्रोटॉन सेंटर से सेंटर की तरफ रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, तो वो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन जो ये न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये सेंट्रल नहीं होती, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। तो अगर इसके दायरे में एक प्रोटॉन का छोटा सा हिस्सा भी आ रहा है, तो ये उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस चीज़ को नहीं देखता कि मैं दूसरे प्रोटॉन के सेंटर को ही अट्रैक्ट करूँ। इसके बाद है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 6th पॉइंट, दीज आर एक्सचेंज फोर्सेस। दीज आर एक्सचेंज फोर्सेस। एक्सचेंज फोर्सेस, अब ये एक्सचेंज फोर्सेस का जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। एक साइंटिस्ट था युकावा। उस युकावा साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है ना, ये एक पार्टिकल को एक्सचेंज करने की वजह से लगती है। पहले 6 पॉइंट को समझ लेते हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा कि देखो जी भाई, देखो एक ये प्रोटॉन है और इधर एक दूसरा प्रोटॉन है। तो ये करते क्या है? ये वाला प्रोटॉन जो है, ये एक पाई मेजॉन को एमिट करता है। जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में ये प्रोटॉन नहीं था, स्टार्टिंग में ये न्यूट्रॉन था और इधर वाला था प्रोटॉन। तो इसने क्या किया? न्यूट्रॉन ने एक पार्टिकल निकाला जिसका नाम होता है पाई प्लस मेजॉन। बॉल की तरह इसने उछाला और वो प्रोटॉन को दे दिया। लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन ने पाई प्लस मेजॉन पार्टिकल निकाला, तो ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, क्योंकि पाई, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ये मान लो प्रोटॉन है, ये मान लो न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, इसने एक पॉजिटिव पार्टिकल निकाल के फेंक के न्यूट्रॉन को दे दिया, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। और न्यूट्रॉन के पास एक पॉजिटिव पार्टिकल चला गया, तो न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यानी कि न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन में। फिर इसने यही पार्टिकल दोबारा न्यूट्रॉन की तरफ उछाल दिया, और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो ये एक दूसरे की तरफ, ये पाई प्लस मेजॉन जो पार्टिकल है, वो क्या करते रहेंगे? एक दूसरे को कैच करवाते रहेंगे। और इसी पार्टिकल की वजह से इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है। तो युकावा ने ये कहा कि ये जो फोर्सेस होती हैं ना, ये क्यों लगती हैं?
क्योंकि ये दो पार्टिकल जो आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो दोनों एक पार्टिकल को एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसे क्या नाम दे दिया गया, पाई मेजोन। और ये थ्योरी उसकी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही कि लगभग जितनी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल, जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, दूर से ही चीज़ों को अट्रैक्ट या रिपेल कर दिया जाता है, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, या ये न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इन सभी में उसने एक एक्सचेंज पार्टिकल के मतलब उसने तो युकावा ने तो न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बताया था, फिर साइंटिस्ट ने सभी पार्टिकल्स के लिए, सभी फोर्सेस के लिए एक एक्सचेंज पार्टिकल निकाला। तो हमें समझना है कि क्या इस जो मैंने लिखा है कि दीज आर एक्सचेंज फोर्सेस, तो इसमें इसका क्या कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा नोट करवा देता हूँ। वैसे मैंने आप सभी को कहा हुआ है कि लास्ट लेक्चर जो लगा था उसका भी, और आज जो मैं लेक्चर कर रहा हूँ इसका भी, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूँगा, अच्छा सा बढ़िया तरीका बना हुआ पीडीएफ है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा लिखा हुआ है। तो उससे आपको क्या होगा, भी एक बैकअप रहेगा आपके पास, क्योंकि हम सबकी हैबिट होती है लेक्चर से ज़्यादा, अगर लेक्चर को अगर एक बार सुन लें तो हमें वही चीज़ रिटर्न में मिल जाए तो बहुत कम टाइम में हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, है ना। तो समझने पे ज़्यादा फोकस रखो यहाँ पे, नोट करने की बजाय। तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ दीज आर एक्सचेंज फोर्सेस। तो अकॉर्डिंग टू युकावा, युकावा ने कहा कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं, द न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स is the result of the exchange particle called meson। एक पार्टिकल को वो बार बार एक्सचेंज करेंगे, जिसे क्या बोला जाएगा, मेजोन बोला जाएगा। और स्पेशली कौन सा मेजोन, पाई मेजोन। अब ये जो पाई मेजोन है ये तीन तरह के होंगे। एक होगा पाई पॉजिटिव, एक होगा पाई न्यूट्रल, और एक होगा पाई नेगेटिव। तीन तरह के पाई मेजोन होते हैं हमारे पास। अब आपने ये समझना है कि प्रोटॉन, अभी मैंने वो डायग्राम अभी जो बनाया था, अगर वो थोड़ा सा ध्यान में हो, तो प्रोटॉन एक पाई पॉजिटिव मेजोन पार्टिकल निकालेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन ये वापस दे देगा। अगर वो स्टार्टिंग में न्यूट्रॉन निकाल रहा है तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, एक पाई नेगेटिव पार्टिकल निकालेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन। तो ये जो नीचे मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, ये भी ध्यान में रखना कि प्रोटॉन पाई में कौन सा पाई मेजोन निकालता है, पाई प्लस, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन कौन सा निकालता है, पाई नेगेटिव, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में। अब इसमें ना ये जो इसने थ्योरी दी है युकावा ने, ये एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूव नहीं है थ्योरी, ये जस्ट एक थ्योरी है जिसकी वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब एक्सप्लेन कर दी थी हमने, साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल फाउंड नहीं है अभी तक। हमने ऐसा देखा नहीं है कि प्रोटॉन को मैं देखता रहूँ और वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर हमने देखी है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ध्यान हो तो मैंने जो न्यूक्लियर फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था कि न्यूट्रॉन नियरली 1000 सेकेंड में अगर वो न्यूक्लियस से बाहर ले जाए न्यूट्रॉन को, तो सिर्फ ही विद इन 1000 सेकेंड 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बीटा रे को निकालेगा और साथ में एक एंट्री न्यूट्रिनो निकालेगा। तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बीटा रे को निकालेगा। लेकिन जो ये युकावा की थ्योरी है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर वैलिड है,
न्यूक्लियस के बाहर नहीं। अगर आप सोचो मैं न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दूँ तो ये प्रोसेस होगी, तब मेसॉन नहीं निकलेगा, तब वहाँ पे बीटा रे निकलेगी। तो जो चीज़ें हम, जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उनको केयरफुली पढ़ें। युकावा की थ्योरी सिर्फ तभी वैलिड है जब न्यूक्लियॉन्स किसके अंदर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर करना जरूरी है। नाम है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AMU। AMU देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर हम मास को पढ़ रहे हैं, किसी न्यूक्लियस के मास को, तो हम उसे पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट सिस्टम, एक कह सकते हो एक तरह का यूनिट है जो काफ़ी छोटे, काफ़ी कम मासेस के लिए यूज़ किया जाता है। जिन चीज़ों का मास 10⁻⁻27 किलोग्राम की रेंज में होता है, उनके लिए एटॉमिक मास यूनिट सिस्टम यूज़ किया जाता है। होता क्या है ये? सबसे पहला पॉइंट, द AMU एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ 6C12 न्यूक्लियस, या एटम कह सकते हो। एटम कह दो चाहे न्यूक्लियस कह दो। मतलब हमने क्या किया, हमने 6C12 एटम लिया, उसका न्यूक्लियस ले लो। हमने ये बात पढ़ी थी भी, मास ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो 99.9% तक मास ऑफ द एटम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ज़्यादातर जो सारा का सारा मास है वो न्यूक्लियस का होता है। तो मैंने क्या किया, 6C12 लिया और उसको जितना भी इसका मास था, मास ऑफ द 6C12 एटम, उसको 12 से डिवाइड कर दिया। तो जो क्वांटिटी मेरे पास आई उसे मैंने क्या बोला, 1 AMU। और ये जो 1 AMU मेरे पास आया, एक्चुअल में मास ऑफ C612 को जो मैंने 12 से डिवाइड किया तो वो आया कितना, वो आया 1.6605402 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आप इतना बड़ा नंबर याद मत रखना, आप सिंपल ये याद रखना कि ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 AMU किसके बराबर होता है, तो 1 AMU की वैल्यू आपको समझ में आ गई, इतनी होती है एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 AMU निकाला कहाँ से गया, तो ये 1/12 पार्ट कर दिया हमने किसका, C12 पर। अब हुआ क्या कि जब साइंटिस्ट लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए एक नया मास सिस्टम डिफाइन कर दिया AMU, तो उन्होंने कहा भाई जितने भी न्यूक्लियॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सभी का मास AMU में डिफाइन कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला इन टर्म्स ऑफ AMU। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे कोई बताएगा कितना होता है, किलोग्राम में कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। हाँ वेरी गुड, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। लेकिन ये कोई ना देखो सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हम जब 10⁻⁻31 किलोग्राम लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में लिखूँ, AMU में, तो इसे लिखा जाएगा 0.0005486 AMU। आप कहोगे सर ये डाटा कैसे निकाला? मैंने जस्ट 9.1 इंटू 10⁻⁻31 को 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह मास ऑफ
प्रोटॉन इन किलोग्राम हमें पता है कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन अगर मैं इसे AMU में लिखूं, मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU, तो ये 1 से थोड़ा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि देखो AMU की वैल्यू थी 1.66, तो ये वैल्यू बनती है 1.007276 AMU, या फिर ये डाटा आपको ऐसे भी मिल सकता है 1.0073 AMU, 7276 या फिर 73 AMU। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन इन किलोग्राम 1.6750 होता है, यानी प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU अगर मैं निकालूँ तो ये भी 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, और प्रोटॉन वाले नंबर से भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इसकी वैल्यू आती है 1.00865 AMU। तो अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रखोगे कि किलोग्राम में तो अपने को अब तक सभी को ध्यान में होगी, लेकिन AMU में भी हमें ध्यान में रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU। AMU यूज़ क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सिस्टम है, बहुत कम मासेज है, 10⁻⁻27 किलोग्राम। बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना, बार बार इस चीज़ को समझना। इसका एक और भी यूटिलाइज है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखो फर्दर इसी दौरान E=mc² की डिस्कवरी कर दी थी न्यूक्लियस ने, आइंस्टाइन ने। जब ये AMU वगैरह के कंसेप्ट चल रहे थे तो हमें एक पता चला, हमें यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ में ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। कंसेप्ट क्या है? एज वी नो, हमें पता है कि E=mc² होता है। पहले तो बेटा इस इक्वेशन को ना काफ़ी सारे बच्चे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मैं इस इक्वेशन का मतलब क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। ये इक्वेशन अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं लगती है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर E=mc² का मतलब होता है अगर मेरे पास m मास का कोई सब्सटेंस है तो मैं इसे जलाऊंगा तो इतनी एनर्जी बनेगी। नहीं, जलाने से नहीं बनती है इतनी एनर्जी। m मास को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, पूरी तरह से ख़त्म, ना राख बचे ना कोई गैसेस बचे उसमें से Ca2, उसका न्यूक्लियस ही ख़त्म हो जाए। आपके पास कोई पेपर का पीस है छोटा सा, बच्चे सोचते हैं भी इसको अगर मैं आग लगाऊंगा तो इससे जो एनर्जी बनेगी वो होगी E=mc²। इस पेपर का जितना मास है उसे c² से नहीं, ये जलाने वलाने से ना, इसको अगर पेपर को जलाओगे तो इससे ऐश बनेगी, राख बनेगी, CO2 गैस बनेगी, यानी रहेंगे सारे एटम ही। मैं आपको कह रहा हूँ ख़त्म कर दो एटम को बिल्कुल, न्यूक्लियस, एटम, इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सारे चीज़ें एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएं। तो E=mc², पहली तो बात ध्यान रखना सभी ने, ये इक्वेशन बड़ी ही टिपिकल इक्वेशन है, इतनी आसान नहीं है ये जिसे आप सोचो भी ये मेरी डेली लाइफ में लगती है। डेली लाइफ में कहीं नहीं लगती। E=mc² सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर आती है, एटॉमिक बॉम्ब में आती है, सन के अंदर चल रही है ये, और कहीं भी नहीं है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है, पूरी तरह से, ना उसकी राख बनती है ना वो किसी गैस में कन्वर्ट होता है, वो उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, ख़त्म। अगर वो खुद नहीं ख़त्म हो रहा तो अगर उस न्यूक्लियस का छोटा सा हिस्सा जिसका मास m है वो ख़त्म हो रहा है तो इतनी एनर्जी को या तो वो क्या करेगा, लिबरेट कर देगा या गेन कर रहा होगा। कुछ इस तरह के कंसेप्ट जो आगे आएंगे। तो फिर इस इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि इफ़ 1 AMU मास
अगर मैं ये कहूँ कि 1 AMU मास पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, अगर 1 AMU मास को पूरी तरह से मैंने खत्म कर दिया, देन इट विल लिबरेट ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट करेगा। ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। अगर मैं 1 AMU मास को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो कितनी एनर्जी लिबरेट करेगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये नंबर कहाँ से आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे बस ये किया कि E = 1 AMU इंटू C² कर दिया। AMU की वैल्यू कितनी है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27। इसकी वैल्यू कितनी है? C² यानी 9 इंटू 10⁻16। ये जूल में डाटा आएगा, इसे फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो यही वैल्यू बनेगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे ना आपको ध्यान में रखना है कि आपको मास डिफेक्ट दिए जाएंगे। मास डिफेक्ट किस में दिए जाएंगे? AMU में दिए जाएंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक कोई स्टूडेंट बताए इफ वी destroy 0.5 AMU, अगर मैं 0.5 AMU को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ पूरी तरह से, देन हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड? बताओ। देन हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज? मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट पर। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 1 AMU को डिस्ट्रॉय करने से 931 मिलती है। जीरो 0.5 मतलब हाफ कर देना इसको, इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। चाहे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 1/2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। समझ में आया ये कंसेप्ट? तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में AMU में क्यों मास कन्वर्ट किए। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं एक प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय करूँगा तो 931 से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी बनेगी, एक न्यूट्रॉन को डिस्ट्रॉय करूँगा तो 931 से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करूँगा तो 931 से बहुत कम एनर्जी बनेगी। तो ये जो मास सिस्टम है ना, इन्हें एनर्जी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो आगे मैं करवा रहा हूँ, समटाइम्स, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कितना लिखवाया था? 0.0005486 AMU। तो अगर मैं इसके लिए फॉर दिस E = ME, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए MEC के अगर मैं करूँगा तो आप अब इसमें ऐसे नहीं भी मैं ME की वैल्यू और C² से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इजी करके लिख देते हैं। देन इट्स एनर्जी विल बी, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 931 मल्टीप्लाई बाय 0.0005486 AMU, क्योंकि एक AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन। एक AMU में 931 होती है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, मेरे को पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी आएगी।
समझ में आया सभी को? और आपने ये डाटा कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा कि इसकी वैल्यू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, पढ़ा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन। जब आपने कभी ना कभी पेयर एनिलेशन या वो पढ़ा नहीं है, पेयर एनिलेशन होता है जिसमें आप पढ़ते हो कि एक इलेक्ट्रॉन गामा रे होती हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि उस गामा रे की एनर्जी मिनिमम इस नंबर का 2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल होना चाहिए, या रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोल दिया जाता है? रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखना, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप करना चाहते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस, तो आप करके देखना। फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए मैंने आपको लिखवाया था मास कितना है? 1.0007 नियरली 73 AMU, यही नोट करवाया था मैंने। नियरली मैंने कहा था, इतना ध्यान में रख लेना। तो आप ये पता लगाओगे कि इट्स रेस्ट मास एनर्जी कितना हो जाएगा। इट्स रेस्ट मास एनर्जी कितना हो जाएगा? आप करना क्या, आपने 931 को मल्टीप्लाई करके देखना 1.0073 से, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। चेक कर लेना कितने हैं। और सिमिलरली फॉर न्यूट्रॉन करना है। सिमिलरली फॉर न्यूट्रॉन करना है। अभी न्यूट्रॉन का मास लिखवाया था, सभी को ध्यान में रहा होगा, 1.00865 AMU। बस इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से। आप करके देख लेना क्या नंबर बनता है। उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट को ध्यान में रखो। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू बनेगी। अब ये जो सारी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ये E इक्वल टू MC स्क्वायर के बराबर ही है ना। ये सारी वैल्यू किसके बराबर है? E इक्वल टू MC स्क्वायर की। तो कई बार ना मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन को एनर्जी की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट अभी मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। यहाँ तक तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो पीछे से देखो, ये अपना एटॉमिक मास यूनिट पहले बनाया गया एक सिस्टम, फिर सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर लिया गया। फिर हमें पता चला कि आइंस्टाइन की जो रिलेशन है उससे एक AMU को अगर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। इससे हमें पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, एक प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी और एक न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी है। अब ये बात यहीं नहीं रुकती, फिर इन्होंने क्या करा, जितने भी तरह के हमारे पास न्यूक्लियस हैं उनके भी मासेस को AMU में निकालना शुरू कर दिया। आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमने ये फाइंड आउट किया कि जितने भी न्यूक्लियस हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं हीलियम की, अगर मैं बात करूं तो हीलियम का जो मास है वो है 4.002603 AMU। ये तो है इसका एग्जैक्ट मास, लेकिन मास नंबर कितना है इसका? मास नंबर ऑफ हीलियम कितना है? 4 है। तो आपने यहाँ से एक बात समझनी है कि किसी भी न्यूक्लियस का अगर आपको मास नंबर मिल जाता है, किसी भी न्यूक्लियस का अगर आपको मास नंबर मिल जाता है, जैसे आपको कह दें भी ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16।
तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 16 AMU हो जाएगा। नियरली इतना ही आएगा। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जैक्ट होता है 15.9949 AMU। तो नियरली देख लो 16। तो ये जो आप बार बार मास नंबर पढ़ते हो ना, ये एक्चुअल में बताता है कि कितने AMU, इसके साथ में AMU नहीं लगाते हम, लेकिन अगर आपको कोई कह दे भी किसी न्यूक्लियस का मास नंबर 15 है, तो बताओ उस न्यूक्लियस का एग्जैक्ट मास कितना होगा, आपको भी 15 AMU। और एक AMU की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। बताओ AMU थोड़ा सा क्लियर हुआ? AMU क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से फिर बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। बोलो। AMU क्लियर हुआ सभी को? अभी ये आगे चलेगा और भी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसके साथ मैं आपको करवा देता हूँ, वो है वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सर एंगुलर मोमेंटम जो पूछा था, एंगुलर मोमेंटम वाली ये वाला टॉपिक करके फिर बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, क्योंकि आज तक का मेरा एम ना, बस ये जो टॉपिक अब मैं करवा रहा हूँ, यहाँ तक का मेरा एम था कि यहाँ तक आपका काम आज करवाना मेरे को है। तो ये है पहला टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, देखो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पहले इसकी स्टोरी को समझ लो। सपोज करो यहाँ पर ना एक न्यूक्लियस रखा हुआ है, यहाँ से एक फोटोन आ रहा है। फोटोन तो समझते हो ना, लाइट। और हर फोटोन की एनर्जी होती है, कितनी होती है, h। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है और इसे प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एनर्जी ऑफ द फोटोन बन गई। तो जैसे ही ये फोटोन न्यूक्लियस की विजिनिटी में आएगा, जैसे ही ये फोटोन न्यूक्लियर की विजिनिटी, मतलब आप ऐसा समझो कि ये तभी पॉसिबल है जब एक फोटोन न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा होगा, तभी, अदरवाइज नहीं। तो ये जैसे ही इसके पास से गुजरेगा, ये 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस तो ऐसे ही रहेगा, ये फोटोन 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कन्वर्ट हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन में, जिसको मैं -1 बीटा 0 लिख सकता हूँ, और एक ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिट्रॉन में, जिसे मैं +1 बीटा 0 लिख सकता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, पॉजिट्रॉन की नोटेशन है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही पार्टिकल, सेम उतना ही साइज, उतना ही मास, लेकिन उस पर कितना चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज, लेकिन पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है? तो ये फिनोमिना क्या है, ये समझ में आ गया क्या हुआ कि एक फोटोन जब न्यूक्लियस की विजिनिटी में आया तो वो फोटोन 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो आपको यहाँ से एक चीज़ तो ये समझनी है कि यहाँ क्या हुआ है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई है। फोटोन के पास क्या थी, एनर्जी, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मास में, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन 2 पार्टिकल में बदल गया, लाइट पार्टिकल में बदल गई है। छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट या छोटा मोटा ये वो नहीं है फिनोमिना। यहाँ बड़ा ही अगर आप समझो बातों को तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला फिनोमिना हुआ है कि लाइट किस में बदल गई है, पार्टिकल में बदल गई है। न्यूक्लियस बदले है, न्यूक्लियस नहीं बदला, न्यूक्लियस तो अभी वैसे का वैसा ही पड़ा है यहाँ पर। तभी तो मैंने पहले बताया था, न्यूक्लियस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, न्यूक्लियस तो वैसे का वैसा ही है। फोटोन बदल गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, न्यूक्लियस तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। न्यूक्लियस का काम बस इतना था कि उसने वो कंडीशन उसको बना के दी, जैसे आप वो नहीं पढ़ते केमिस्ट्री में, वो जो होते हैं कैटलिस्ट होते हैं, कि वो
एक रिएक्शन करने में रोल ज़रूर करते हैं, लेकिन वो खुद नहीं कन्वर्ट होते किसी में। तो ये न्यूक्लियस एक कैटलिस्ट था यहाँ पर। इसने बस न्यूक्लियर फील्ड प्रोवाइड करवानी थी फोटोन को, ताकि वो फोटोन किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। ये फोटोन ऐसे हवा में घूम रहा होगा तो नहीं कन्वर्ट होगा, बस न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तभी ये प्रोसेस फॉलो होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है बस। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ऐसे नहीं कि ये कभी भी हो जाएगा। कंडीशन ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होती है, रेस्ट मास एनर्जी है। देखो पीछे वाली स्लाइड में बताया, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जी हो जाएगी। अब एक तो होगी इसके पास रेस्ट मास एनर्जी, और अगर ये मूव करता होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी कि 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्ट मास एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से पॉजिट्रॉन की भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बिल्कुल सेम होते हैं, डिफरेंस इन दोनों की सिर्फ चार्ज पर होता है। तो ये पॉजिट्रॉन की भी रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, प्लस इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो इस फोटोन की एनर्जी इन दोनों एनर्जी के सम के बराबर होनी चाहिए। मतलब इस फोटोन की जो एनर्जी है वो कम से कम वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये बात अगर आपको समझ में आई तो आप अपना एक नंबर सिक्योर कर सकते हो एग्जाम। मैं सारी बातें आपको लिखवाऊंगा अभी, चिंता मत करो, लेकिन समझो पहले। एक फोटोन जब भी न्यूक्लियर फील्ड में से गुजरेगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर बना है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। ये प्रोसेस होने के लिए कंडीशन बड़ी ज़रूरी है। क्या कंडीशन, कि उस फोटोन की जो एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे कम एनर्जी हुई ना फोटोन की तो ये नहीं बनेंगे। मैं इसको मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ कि मान लो भी ये डाटा बनेगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी का फोटोन आता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो न्यूक्लियर फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होंगे, रेस्ट पर रहेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी सिर्फ एक स्लाइड में से। पहली बात, पेयर प्रोडक्शन कब होता है, आप कहोगे जब एक फोटोन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या ये कोई भी फोटोन कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, हम कहेंगे एक ऐसा फोटोन जिसके पास मिनिमम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो, मिनिमम, वही पेयर प्रोडक्शन शो करेगा। इससे कम एनर्जी वाले फोटोन पेयर प्रोडक्शन शो नहीं करेंगे। तीसरी बात, अगर कोई फोटोन जिसके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी है तो क्या होगा, तो हम कहेंगे, जैसे मान लो कि किसी के पास कहते हैं कि 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन आके पास से गुजर गया न्यूक्लियस की, तो हम कहेंगे भाई इसमें से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाने में, और जो रिमेनिंग 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। यानी कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये बताओ, पेयर प्रोडक्शन क्लियर हुआ? यस सर। पेयर प्रोडक्शन के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके आगे क्लियर कर दिए हैं। इसकी मैं PDF भेजूंगा, पढ़ के देखना उसे,
जो बातें मैंने बताई हैं सारा क्लियर हो जाएगा। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, उसे बोलते हैं पेयर एनिलेशन, वो भी बता देता हूँ। सेकेंड वन इज पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन, ANNIHILATION, पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिल के गामा रेज बना देते हैं, गामा फोटॉन्स बना देते हैं, गामा फोटॉन्स। पहले क्या हो रहा था, जो गामा फोटोन आता था, इसे मैं गामा क्यों बोल रहा हूँ पहले तो ये समझ लो आपको कि सर पहले तो आप फोटोन बोल रहे थे, अब गामा बोल रहे हो, क्योंकि मैंने बताया ना अभी इतनी कम से कम इतनी एनर्जी। तो बेटा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जो फोटोन होता है वो कौन सी रेंज में आता है, वो गामा की रेंज में आता है, गामा फोटोन की रेंज में। इसका उल्टा ये होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिले तो वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो गामा फोटोन में कन्वर्ट। अब तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल मिलके वेव बना रहे हैं। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो वो दोनों कंबाइन कर जाएंगे और वो बनाएंगे गामा फोटोन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पेयर एनिलेशन। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है भी कितने गामा फोटोन बनेंगे, देखो कितने भी बन सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 बनेंगे। मिनिमम कितने बनेंगे, मिनिमम 2 फोटॉन्स बनेंगे। मिनिमम 2 फोटॉन्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, पेयर एनिलेशन और पेयर प्रोडक्शन, इसके ऊपर आपसे बेटा 100% चांस है क्वेश्चन पूछने। अब तक जितना भी न्यूक्लियर फिजिक्स में काम हुआ है अब तक और इससे आगे वाला भी, वो सारा PDF फॉर्म में मैं बस उसे रेडी कर रहा हूँ। टाइप सारा कुछ पड़ा है लेकिन ना वो वर्ड फाइल में था तो उसके जो डायग्राम थे वो ना इधर उधर हो गए सारे। वर्ड फाइल में ये प्रॉब्लम रहती है, उसको थोड़ा सा सेट करने में टाइम लग रहा है। वो सेट करके जस्ट मैं आपको सेंड कर दूँगा सभी को। ये लेक्चर रिकॉर्ड है, इससे पहले वाला भी रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर मैंने डाल दिया था, ये भी डाल दूंगा। दोनों के लिंक जिस स्टूडेंट को चाहिए मेरे को मैसेज कर देना भी सर मास्टर कैडर का न्यूक्लियर फिजिक्स का सेंड कर दो, मैं उसी को सेंड करूँगा, ग्रुप में नहीं कर सकता, और वो देख लेना, ठीक है। तो अभी तक अपना एंगुलर मोमेंटम बताइए। हाँ मैं बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। मास्टर कैडर में बेटा एक चीज़ और नोट कर लेना सभी स्टूडेंट, अपने ने मास्टर कैडर में एक तो इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट है ना, जो सिलेबस के अंदर 3rd नंबर पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिया, क्वांटम कंप्लीट कर ली, और अभी न्यूक्लियर चल रही है। अब इस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 to 7 लेक्चर में न्यूक्लियस भी हो जाएगी। फिर इसके बाद हम सॉलिड करेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से कई क्लासेस मिस कर दी हैं वो ध्यान रखें कि अपने पास मास्टर कैडर क्लासेस के लगभग सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, तो वो पीछे वाले लेक्चर नहीं लगाए तो वो भी देख लें। अब जो चल रहे हैं इन्हें भी कंटिन्यू क्लासेस में लगाएं। डेली क्लास 6 बजे ही हुआ करेगी अब मॉर्निंग में। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट में क्या